हेलो एवरीवन, द डिग्निटी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। फिजिक्स में हम देख रहे थे यांत्रिकी। इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिक्स। यांत्रिकी के कुछ टॉपिक हमने कर लिए हैं। यहाँ से क्वेश्चन जनरली आपसे 2 या 3 क्वेश्चन की उम्मीद रखी जाती है। भौतिकी का फिजिक्स का सबसे बड़ा टॉपिक है। जो क्वेश्चन हमने यांत्रिकी के टॉपिक कर लिए हैं उन पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। जैसे हमने देखा था सबसे पहले भौतिक राशियों की अगर मैं बात करूं तो कोई भी राजस्थान का एग्जाम, चाहे वो भारत सरकार का हो, आजकल जो एग्जाम में बड़ा प्यार यहाँ दर्शा रहे हैं भौतिक राशियों से आपसे पर्टिकुलर, जैसे राजस्थान की मैं बात करूं, दाब है, बल है, लेंस की जो क्षमता है, प्रतिरोधकता है, इस तरह की क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछे जा रहे हैं। त्वरण है तो आपको ये रटने ही थे, हमने अच्छे से बताया था कैसे आता है, कहाँ से आता है। उसके बाद में महत्वपूर्ण मापक यंत्र, अगर आप लास्ट टाइम के कुछ क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे और देखने भी चाहिए आप लोगों को, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। एसएससी के कुछ क्वेश्चंस आपको सारे बताए हैं हमने, कुछ नाम आपने सुना होगा, और ये भी हमने बताया था कि महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन पर आपने अच्छे से चर्चा की थी। इसके बाद में हमने पढ़ा था बल के बाद बल पढ़ा था। बल क्या होता है, बल के प्रकार, खासकर प्रकारों से आजकल यूपीएससी आरपीएससी को थोड़ा सा लगाव है और इस तरह की क्वेश्चन वो बल से पूछ। बल के बाद हमने पढ़ा था न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के गति के नियम इम्पोर्टेंट ना होकर हमारे लिए इसके जो उदाहरण हैं, अनुप्रयोग हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि फिजिक्स को हम एक भौतिक शास्त्री हमें नहीं बनना, हमें केवल अप्लाइड पोर्शन पढ़ना है। क्योंकि अगर आप देख पाते हैं, जो अगर किसी को याद हो तो फिजिक्स में अगर 2021 का अगर आरएस मेंस का सिलेबस आप देखोगे, वहाँ दे रखा है साफ साफ कि दैनिक जीवन में भौतिकी या दैनिक जीवन में रसायनिकी, आप जो दैनिक जीवन में यूज लेते हैं उनका आपको प्रयोग करना है। तो गति के नियम इंपॉर्टेंट ना होकर क्या थे, इसके अप्लाइड पोर्शन मतलब उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट थे। इस पर हमने अच्छे से चर्चा की है। उसके बाद में हमने देखा था गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण के बल के साथ में हमने गुरुत्व केंद्र देखा था, गुरुत्वीय त्वरण। हमने लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी वहां गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण में एक संबंध देखा था, उस पर हम चर्चा करेंगे आज भी। लेकिन थोड़ा सा और बता दूं, इसी में अगर हम देखेंगे तो कार्य भी हमें इस यांत्रिकी में ही देखेंगे, ऊर्जा भी हम इसी में देखेंगे, पलायन वेग भी हम इसी में देखेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है और आराम से पढ़ेंगे। पलायन वेग भी हम इसी में देखेंगे। आवर्तीय गति भी हम इसी टॉपिक को क्लियर करेंगे, आवर्ती गति का। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, इसी में हम देखेंगे पदार्थों के गुण, और खासकर जो पदार्थों के गुण हम देखेंगे उसमें हम देखेंगे तरल पदार्थों के गुण। तरल पदार्थों के गुणों की जैसे मैं बता दूं, विस्कोसिटी, श्यानता पे हम विस्कोसिटी पे चर्चा नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लेकिन सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और केशकत्व पर चर्चा करेंगे जब ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा यांत्रिकी का। इस प्रकार से हम चलेंगे, धीमे धीमे चलेंगे। जैसे ही हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे उसके आधार पर क्या क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं, एग्जामिनर कहाँ तक आपको ले जा सकता है, उन पर हम सब चर्चाएं करते चलेंगे साथ ही साथ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पहली क्लास से हम यही बता रहे थे कि फिजिक्स मैथ की अपेक्षा भी बहुत ज़्यादा टफ है, और इस तरह की जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुई, बायोलॉजी, इनको पढ़ने के लिए नहीं, इनके कॉन्सेप्ट अगर हाथ लग जाते हैं तो क्वेश्चन को हम आराम से हल कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम देर न करते हुए सीधा हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भार, द्रव्यमान व भार होगा। लेकिन द्रव्यमान और भार से समझने से पहले हम लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिलेशन देखेंगे, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं मास एंड वेट, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम चर्चा जारी रखेंगे लास्ट क्लास की। लास्ट क्लास में हमने देखा था गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल जी, सभी को याद है। बार बार बताया था कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में आप क्या मत होना, कंफ्यूज मत होना। स्मॉल जी जहां आएगा वो गुरुत्वीय त्वरण होगा, और जहां कैपिटल जी आएगा वो सार्वत्रिक नेतांक होगा। तो स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण की हम बात करते हैं। पहली बात तो परिभाषा, गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है।
खासकर इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि गुरुत्व त्वरण क्या है। तो गुरुत्व त्वरण की परिभाषा थोड़ा सा बता देता हूं। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण जो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन कर दे या किसी त्वरण उत्पन्न कर दे, वो क्या कहलाता है? गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। या कैसे बोल सकते हैं इसको कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण किसी वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? गुरुत्वीय त्वरण। वेग में परिवर्तन आपने देखा होगा, त्वरण ही तो कहलाता है। तो वस्तु के यहाँ भी वेग में परिवर्तन अगर होता है पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण तो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। सभी को पता था, ये जरूरी नहीं होता, इस तरह के क्वेश्चन जनरली सभी को पता होते हैं। लेकिन जो हमने जी गुरुत्वीय त्वरण और कैपिटल जी में संबंध देखा था, उससे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हम आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आए हैं, एग्जामिनर क्या परेशानियां आपके लिए खड़ी कर सकता है। हमने देखा था कि गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो द्रव्य कण होते हैं उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उसके जो मध्य जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या इस प्रकार से हमने देखा था, अगर किसी को याद आ रहा हो, m1 m2 अपन r स्क्वायर। द्रव्य कण जैसे m1 पहले कण का द्रव्यमान, दूसरा कण का द्रव्यमान m2 है, r उनके मध्य की दूरी है। जैसे कि मैं डायग्राम से बनाऊं तो ये दो कण है, ये पहला कण m1 है, दूसरा कण m2 है और इनके मध्य की जो दूरी होगी वो r होगी। अगर मैं F गुरुत्वाकर्षण बल बनाता हूं तो ये हो गया m1 m2 अपन r स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही होगी। न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण से सार्वत्रिक नियतांक दिया था वो ये कहता है कि जो द्रव्य कण होते हैं उनके मध्य जो आकर्षण बल होता है F होता है, द्रव्य कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के तो समानुपाती होगा, लेकिन उनकी जो मध्य दूरी होगी उसके वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया है। देखिए, जैसे मान लिया ये m1 कण है, ये m2 कण है, इन दोनों का गुणनफल हो गया और इनके मध्य की दूरी r हो गई। तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा ही था। मान लीजिए ये था, इस प्रकार से अगर मैंने ये खोला था तो ये g आ गया था, ये m1 था, ये m2 था, ये r स्क्वायर था। कोई कंफ्यूजन? नो। जी यहाँ गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और इसका मान हमने पढ़ लिया था 6.6 × 10⁻⁻⁻, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन किग्रा स्क्वायर। इस तरीके से हमने पढ़ा हुआ है, जो चीज पढ़ चुके हैं। लेकिन हम बार बार फिर से बता रहे हैं, अगर मान लीजिए ये तो था गुरुत्वाकर्षण बल, अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, m1 की जगह मैं कैपिटल M मान लेता हूँ, मतलब कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान मान लेता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि m1 द्रव्य कण का द्रव्यमान था या पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा। इस r जो दूरी है इसको मैं कैपिटल R ही पृथ्वी की त्रिज्या मान लेता हूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो इसे मैं लिख सकता हूं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं, थोड़ा समझ और अच्छे से आएगा। तो फिर मैं क्या होगा इसका होगा जी कैपिटल M अपन R स्क्वायर। M क्या है? यहां पर पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया। R क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। कोई फर्क पड़ा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ा। तो ये तो बना हमारा एक समीकरण, ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया है। लेकिन इस समीकरण से जो स्पष्ट हो रहा है वहां से कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। इसी प्रकार आपने देखा था न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम सभी को पता होगा, पढ़ा हुआ है लास्ट क्लास में आपने। द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो उसके लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तो वहां से इस द्वितीय नियम से F बराबर ma, ये सभी ने पढ़ा होगा, बल का मान।
F बराबर m में बल का मान द्वितीय नियम से आता है। m यहां पर द्रव्यमान है, a यहां पर त्वरण है। ये तो त्वरण क्या है, त्वरण है, वेग में परिवर्तन है। अगर इस एक त्वरण की जगह मैं g रख दूं, गुरुत्वीय त्वरण रख दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि यह पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। तो मैं इसकी जगह मैं लिख सकता हूं F बराबर mg। m यहां द्रव्यमान हो गया, g गुरुत्वीय त्वरण हो गया। और गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। यह मेरा दूसरा समीकरण हो गया, यह मेरा दूसरा समीकरण हो गया। पहला समीकरण यह था, दूसरा समीकरण यह था, यहां भी f का मान, यहां भी f का मान। अगर मैं इसको हल करता हूं, थोड़ा सा देख लीजिए, इस स्लाइड में दिखा देते हैं। अगर मैं इसको हल करता हूं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा, एफ एफ दोनों बराबर मान है, तो इसको एम जी बराबर यहां जी कैपिटल एम ई और एम अपन आर ई स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है। एम ई से एम ई को काटूंगा तो यहां स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण बनेगा और यहां कैपिटल जी एम ई अपन आर ई स्क्वायर बन रहा है। यह फॉर्मूला लास्ट क्लास में हमने देख लिया था, यह फॉर्मूला लास्ट क्लास में हमने अच्छे से देख लिया था। अब देखिएगा, मैं कहता हूं कि यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक है तो जो त्रिज्या होगी, जो दूरी होगी, इसका मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। या मैं कह सकता हूं गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की त्रिज्या या दूरी पर निर्भर करता है। यदि दूरी का मान अधिक होगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, कम होगा। यदि दूरी का या पृथ्वी की त्रिज्या का मान अधिक है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होना चाहिए, कम होगा। अपोजिट रिलेशन है। लेकिन इस समीकरण से यह स्पष्ट हो रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान, स्मॉल जी का मान वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता, का मान वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता है। ये बात बस नोट डाउन कर लेंगे कि जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के भार पर क्या नहीं करता, निर्भर नहीं करता। आजकल क्वेश्चन ऐसे ही पूछ। अब मैं फिर एक और बात बता रहा हूं, क्वेश्चन यहां से बनता है, क्या बनता है, जब वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता तो समान ऊंचाई से, अगर मैं कोई समान ऊंचाई से समान त्वरण के साथ अलग अलग भार वाली वस्तुओं को गिराता हूं, समान त्वरण के साथ अलग अलग भार वाली वस्तुओं को गिराऊंगा, अलग अलग भार वाली वस्तुओं को या पिंडों को गिराऊंगा, तो पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगी, पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगी या नहीं, एक साथ पहुंचेंगी। जी का मान जो हमारा आया है वो क्या आया था, एम ई अपन आर ई स्क्वायर। इस मान से क्लियर हो रहा था कि जो भी गुरुत्वीय त्वरण है वो वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता। अगर मैं समान ऊंचाई से अलग अलग भार वाले पिंडों को गिराता हूं समान त्वरण से, तो वो पृथ्वी पर सभी के सभी एक साथ में पहुंचेंगे। यहां से क्वेश्चन आपसे आजकल पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा हम बता देते हैं तो ये भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये क्वेश्चन एसएससी वगैरह में आजकल आ रहे हैं इस तरीके से। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, लकड़ी लोहे व मोम समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, पृथ्वी पर गिराया जाता है।
कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? ऑप्शन देखिएगा इसका, लकड़ी, दूसरा ऑप्शन है मोम, तीसरा है लोहा, चौथा है सभी साथ साथ पहुंचेंगी। आपको लग रहा होगा टीचर पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, लेकिन इसी तरह की क्वेश्चन आजकल देखने को मिल रहे हैं। और जब तक हम कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते, हमें समझ में नहीं आता हमसे क्या पूछा गया है। तो लकड़ी, और क्वेश्चन देखिए, लकड़ी है, लोहा है और मोम के समान आकार के 3 टुकड़े हैं को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर जब गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? ऑप्शन देखिएगा, लकड़ी दे रखा है, लकड़ी की जगह लड़की नहीं करना है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। दूसरा है मोम और तीसरा है लोहा और चौथा है सभी साथ साथ पहुंचेंगे। तो इसका सही आंसर होगा साथ साथ पहुंचेंगे। और ये बात हमने बता दी थी। बात कैसे बताई थी कि गुरुत्वीय त्वरण का जो हमारा फॉर्मूला आया था Gme/RE², इस बात से क्लियर हुआ था कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता, लेकिन जब वस्तुएं समान ऊंचाई से अलग अलग भार वाली जो वस्तुएं गिराई जाती हैं पृथ्वी, तो सब साथ में पहुंचती हैं। लेकिन यहाँ वायु नहीं होगी, वायु का जो घर्षण होगा वो नगण्य होगा। वायु का घर्षण नगण्य होता है, मतलब वायु यहाँ उपस्थित नहीं होती है। इस बात का जरूर ध्यान रखें, वायु की एब्सेंट होती है, प्रेजेंस नहीं होती है। तो ये सभी की सभी कैसी रहेंगी, जो साथ में पहुंचेंगी, चाहे वो लोहे की हो चाहे लकड़ी। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में वायु दे दे या हवा दे दे तो ध्यान रखिएगा, वायु और हवा दी जाती है तो जो पिंड या जो वस्तु भारी होगी वह पहले पृथ्वी पर पहुंचती है, जो पिंड या वस्तु भारी होती है वह पृथ्वी पर पहले पहुंचती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे आजकल पूछे जा रहे हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। वो भी क्वेश्चन है एक और कि हवा में दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो क्या हो सकता है, हवा में लोहे और लकड़ी, लड़की मत कर देना, लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर ऑप्शन देखिएगा, पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेंगे, पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेंगे, दूसरा है एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, और चौथा जो ऑप्शन है कुछ अंतराल में गिरेगी।
कुछ अंतराल में गिरेगी, कुछ अंतराल में गिरेगी। इस तरीके का क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं कि हवा में एक लोहा और लकड़ी की समान भार की गेंदें हैं को समान ऊंचाई से अगर गिराया जाता है तो क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है आपको पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेंगे। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी। तीसरा दिया है कि लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। और चौथा ऑप्शन दिया है कुछ समय अंतराल में गिरेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा कि लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। क्यों गिरेगी? अभी हमने देखा था कि यदि वायु नहीं है, हवा नहीं है, तो समान ऊंचाई से समान त्वरण के साथ अलग अलग भार की वस्तुओं को या पिंडों को गिराया जाता है तो पृथ्वी की सतह पर समान अवस्था में समान समय में पहुंचती हैं। लेकिन वहां पर क्या था, वायु नहीं था, वायु का घर्षण बहुत कम था, नेगलेक्ट था। यहाँ पर हवा या वायु आपको दे रखी है। तो हवा और वायु में क्या बताया था कि जहाँ पर पिंड भारी होगा, जिसका वेट ज़्यादा होगा, वो पहले गिरेगा, उसके बाद तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, पहले लोहे की गेंद गिरती है। इस तरीके के क्वेश्चन आजकल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके के हमने ये लास्ट क्लास का जिक्र इसी बात पर को लेके किया था, इसी बात को लेके किया था। अब एक और बात फिर चलते हैं उसी फॉर्मूले से, देखिएगा। जी हमने देख लिया था, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। इसका तात्पर्य यह है कि आर के मान को अगर बढ़ा दिया जाए तो गुरुत्व जी का मान क्या होगा, कम होगा। जी का मान क्या होगा, कम होगा। यदि आर का मान कम हो जाएगा तो जी का मान अधिक हो जाएगा। तो पृथ्वी की सतह पर जी का जो मान है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 9.8 मीटर स्क्वायर। कभी कभार चंद्रमा पर अगर पूछ ले तो चंद्रमा की सतह पर जो भार, जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है 1.625 मीटर पर सेकंड होता है। मतलब इसका पृथ्वी की सतह का 1/6 गुना होता है। सभी को पता रहता है, ये इस तरह की बेसिक चीजें होती हैं। लेकिन आजकल क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि जैसे पृथ्वी की त्रिज्या, इसी से क्लियर हो रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत रेखा के जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। जब विषुवत रेखा की तरफ बढ़ेगी, जब त्रिज्या बढ़ेगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, कम होगा। जब त्रिज्या कम होगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो जिस प्रकार से मान लीजिए जैसे एक पृथ्वी है, ये ध्रुव है और ये क्या है, विषुवत है। ये विषुवत है, ये ध्रुव है। तो ध्रुवों पर खासकर ध्रुवों की सतह पर जी का मान क्या होता है, अधिक होता है। इस तरीके के क्वेश्चन आजकल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है या अधिक होता है, ठीक है ना। और विषुवत रेखा पर क्या होता है, कम होता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर दूरी अधिक होती है। अब जो एक और चीज हमने देखी थी, पृथ्वी की सतह से, इस बात को नोट डाउन कर लेना, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर या ऊंचाई पर जाने पर तथा पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर पृथ्वी की सतह पर कितना था, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। यदि पृथ्वी की सतह से आप ऊपर जाओगे, ऊंचाई पर जाओगे, या पृथ्वी की सतह से आप नीचे की तरफ जाओगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। यहां से क्वेश्चन बनता है, मान घटता है। और ये हमने देख लिया था, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1.62 लगभग 1 कुछ इस तरीके से, 6.25 कुछ इस तरीके से, जो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है, सभी को पता है। लेकिन पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी की सतह की बात नहीं कर रहा मैं, पृथ्वी के केंद्र की बात कर रहा हूं। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान या स्मॉल जी का मान 0 होता है।
त्वरण का मान शून्य होता है, शून्य होता है। अब क्वेश्चन यहां से बनता है कि पृथ्वी की सतह से अगर आप ऊपर जा रहे हो या पृथ्वी की सतह से आप नीचे की ओर जा रहे हो तो हमेशा गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। और पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि पृथ्वी की सतह से या पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में ऑप्शन देगा घटता है, बढ़ता है, पहले घटता है बाद में बढ़ता है, लास्ट ऑप्शन दे सकता है अपरिवर्तित रहता है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एकदम सही करके आओगे। कैसे पूछ सकता है, फिर से हम बता रहे हैं, अगर पूछ ले जाए पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने से स्मॉल जी के मान में या स्मॉल जी का मान ऑप्शन में देगा बढ़ता है, दूसरा देगा वो ऑप्शन आपको घटता है। इस तरीके का ट्रेंड चलता है आजकल। तीसरा ऑप्शन देगा पहले घटता है बाद में बढ़ता है, बाद में बढ़ता है, और चौथा जो ऑप्शन आपको देगा वो दे सकते हैं अपरिवर्तित रहेगा, न तो घटता है न बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है। इस तरीके का ट्रेंड आजकल एग्जाम में देखने को मिल रहा है कि पृथ्वी की सतह से अगर आप ऊंचाई पर जाते हो तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन आपको दिखाई देता है। ऑप्शन होंगे पहले बढ़ता है, दूसरा घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, इस तरीके से हो सकता है, अपरिवर्तित रहता है। लेकिन हमने देखा था कि जैसे ही आप पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाओ या पृथ्वी की सतह से नीचे की तरफ जाओ तो हमेशा गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होता है, कमी होती है, घटता है। पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर पर सेकंड, आपने सभी को सेकंड स्क्वायर होता है, सभी को पता है। चंद्रमा पर अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है, अगर मान पूछ लिया है तो 1625, कभी कभार 1.61, इस तरीके से नहीं पूछे जाते। तो इस तरीके से भी ध्यान रखेंगे कि पूछ क्या रहा है हमसे। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को इसी तरीके से हम हल कर सकते हैं। ये बात हुई थी हमारे लास्ट क्लास में। अब हम देखते हैं द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान को बोलते हैं एम। बस इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी थी कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो जड़त्व का माप होता है, ये आपने देख लिया था गति का प्रथम जब नियम देखा। लेकिन आपको द्रव्यमान एक बात ही ध्यान रखनी है कि द्रव्यमान चाहे वो पृथ्वी हो चाहे वो अंतरिक्ष हो, इसका मान सदैव समान रहता है। क्या रहता है, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम, द्रव्यमान को मूलभूत इकाइयों में हमने क्या पढ़ा था, इसकी इकाई क्या होती है, किलोग्राम। तो द्रव्यमान सभी स्थानों पर किसी वस्तु का द्रव्यमान सभी स्थानों पर समान रहता है, चाहे वह पृथ्वी हो या अंतरिक्ष ये बात ध्यान रखेंगे आप। अब एग्जामिनर आपसे क्या करता है पता है आपको, कि हमने देखा था गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, चंद्रमा पर पृथ्वी की सतह का 1/6 होता है, इस तरीके से होता है, ये सभी को पता है। कभी कभार वो क्या करते हैं, भार पूछते हैं आपसे कि किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो वो क्या करते हैं 1/6 से इंटू 60 करेंगे, इसका मान
10 आएगा, 10 किलोग्राम आएगा, और ये एकदम सही करते हैं। लेकिन एग्जामिनर को बहुत अच्छा क्वेश्चन तो ये बना सकता है कि किसी वस्तु या पिंड का भार की जगह अगर वो द्रव्यमान दे दे कि 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। तो क्या करते हैं, उनको तो वही 10 याद होता है, 1/6। लेकिन समस्या क्या है, द्रव्यमान तो कभी परिवर्तित होता ही नहीं है, द्रव्यमान समान रहता है, और पहला ऑप्शन वो 10 ही देगा, क्योंकि हमने तो भार को पढ़ रखा है ना 1/6 में। लेकिन द्रव्यमान तो कभी परिवर्तित होता ही नहीं है, सभी स्थानों पर क्या रहता है, समान रहता है। और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे गलत होते हैं, घर पर आपको पता आते हो तब पता चलता है कि उसने द्रव्यमान पूछा था, उसने तो द्रव्यमान हमसे पूछा था, हम भार के रूप में करके आगे थे, हमें गलती से हो गया। और बार बार हम आपको यही समझाने की कोशिश करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग के दुष्प्रभाव होते हैं, सकारात्मक प्रभाव दिखाई नहीं देते। तो इस तरीके से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि द्रव्यमान सभी स्थानों पर क्या रहता है, समान रहता है, और बाकी का और चाहे वो पृथ्वी हो चाहे अंतरिक्ष हो। इसी प्रकार ये था द्रव्यमान, केवल यही बात थी। अब चलते हैं भार। आजकल कुछ भार से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भार W बराबर ये क्या होता है, mg होता है। भार W बराबर क्या होता है, mg होता है। भार असल में क्या होता है कि जिसमें पृथ्वी हमें क्या करती है, अपनी ओर खींचती है, वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, भार होता है। W बराबर mg होता है। m क्या है, द्रव्यमान है, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण है। द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के जो गुणनफल होता है उसे हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं, भार कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या है, द्रव्यमान का मान कभी परिवर्तन नहीं होता, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण के कारण भार का मान क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, W बराबर mg, m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण है। द्रव्यमान कभी परिवर्तित नहीं होता, गुरुत्वीय त्वरण के कारण इसमें गुरुत्वीय त्वरण का अगर मान बदल दें तो भार में परिवर्तन आ जाता है, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताया था। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। आजकल जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उस पर आजकल एक क्वेश्चन आ रहा है लिफ्ट वाला, कि लिफ्ट वाला क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक होता है आभासी भार, और एक होता है वास्तविक भार। यहां से अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आभासी भार और वास्तविक भार हमने देखा था W बराबर mg होता है, m द्रव्यमान है, गुरुत्वीय त्वरण। आभासी भार क्या होगा कि कुछ विशिष्ट परिवर्तन होगा, कुछ विशिष्ट स्थिति होगी। जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट में कोई व्यक्ति बैठा है, किस वेग से जा रही है, किस त्वरण से जा रही है, सब वेग या त्वरण से आ रही है, तो कुछ उसमें परिवर्तन होता है उसी से। अब थोड़ा लिफ्ट के माध्यम से इसको समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए 4 कंडीशन हम बना रहे हैं, लिफ्ट है ये हमारी, इसमें कोई व्यक्ति बैठे हैं, बैठे तो नहीं होते, जनरली खड़े ही होते हैं। ये भी हमारी लिफ्ट है, इसमें भी कोई व्यक्ति खड़े हैं मान लीजिए। इसी प्रकार एक और लिफ्ट है, ये भी हमारे लिफ्ट है। थोड़ी टेढ़ी लिफ्ट है भाई अपनी, तो कंफ्यूज ना हो। मान लीजिए ये लिफ्ट ए है, ये लिफ्ट बी है, और ये सी है, और ये डी है। लिफ्ट की कंडीशन हम अलग अलग देखेंगे, एक कंडीशन में कैसी होगी, बी में कैसी होगी, सी में क्या हो सकती है, डी में क्या हो सकती है, और क्वेश्चन क्या बना हुआ है, क्वेश्चन क्या और बन सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे मान लिए लिफ्ट जब ब्राह्म अवस्था में है, ये क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, लिफ्ट ब्राह्म अवस्था में है, लिफ्ट है, आप उसमें बस खड़े हो, तो क्या समस्या होगी, तो भार क्या होगा, तो जो W होगा हमारा भार बराबर होगा, मतलब मैं कह सकता हूं जो आभासी भार है, आभासी भार और वास्तविक भार बराबर होंगे। और वास्तविक भार कैसे होंगे, बराबर होंगे ब्राह्म अवस्था में।
जब लिफ्ट विराम अवस्था में तो दोनों जो भार होंगे बराबर होंगे, ये बात समझ में आ गई। या मैं कह सकता हूं जो त्वरण का मान, मतलब जो त्वरण वेग है, वेग में परिवर्तन है, इसका मान शून्य होगा। लिफ्ट जब चल ही नहीं रही तो त्वरण का मान शून्य होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन ही तो त्वरण कहलाता है। तो इन दोनों का भार कैसा होगा? बराबर होगा, जब विराम अवस्था में लिफ्ट स्थिर है। दूसरा मैं कह सकता हूं जब लिफ्ट एक त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रही है, एक त्वरण से क्या कर रही है? गति कर रही है, तो इसके भार में हमेशा क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इसका जो भार होगा W बराबर G प्लस ए, क्योंकि ए त्वरण से ऊपर की ओर गतिमान है तो गुरुत्वीय त्वरण में ए त्वरण जुड़ जाएगा, तो इसके भार में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। यदि ए त्वरण से नीचे की ओर लिफ्ट गति कर रही है सी वाली, तो सेम क्या कंडीशन होगी? इसके भार में कमी होती है, इसके भार में कमी होती है, तो क्या हो जाएगा? W बराबर एम जी माइनस ए त्वरण से ही तो नीचे की ओर आ रही है, तो एम जी माइनस ए हो जाएगा। और एक यदि समान वेग से ऊपर नीचे हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, समान वेग से ऊपर नीचे हो रही है, तो इसके भार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नो चेंजेस, कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि यहां पर जो समान वेग होगा तो त्वरण का मान भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ये चार चीजें हैं। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जब लिफ्ट में बैठा कोई व्यक्ति त्वरित गति से ऊपर की ओर जाता है, या आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि किसी लिफ्ट में भार का अधिक होना कब प्रतीत होता है। तो एक बात फिर से देख लीजिए, जब लिफ्ट विराम अवस्था में है, उसका त्वरण का मान 0 है, तो यहां पर दोनों भार एक दूसरे के बराबर होंगे, आभासी भार और वास्तविक भार बराबर होगा। यदि एक त्वरण की गति से लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो उसके भार में हमेशा वृद्धि होती है, गुरुत्वीय त्वरण में उसका जो त्वरण है, वेग में जो परिवर्तन है वो जुड़ जाता है। यदि ये त्वरण की गति से नीचे की ओर आ रही है तो इसके भार में हमेशा कमी होती है। यदि समान वेग से ऊपर और नीचे हो रही है तो कोई चेंजेस नहीं आता, कोई परिवर्तन उसमें नहीं आता, क्योंकि त्वरण का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन हो सकता है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसी लिफ्ट में एक समान वेग, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक प्रतीत होता है? अपना भार कब अधिक प्रतीत होता है? कब अधिक प्रतीत होता है? ऑप्शन होगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, दूसरा जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, तीसरा है समान वेग से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे जा रही हो, चौथा है समान वेग से ऊपर आ रही हो। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे
जा रहे हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का अपना भार कब अधिक प्रतीत होता है। पूछा क्या है, अधिक कब प्रतीत होता है। अभी हमने देखा था कि ए त्वरण की गति से ऊपर की ओर जाती है तो हमेशा उसके भार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो एम जी प्लस ए हो जाएगा। जरूरी नहीं है ये आपसे यहां अधिक पूछा है तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। लेकिन कभी कभार वो यहां पर कमी पूछ ले तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। कमी कब होगी, जब ए त्वरण से त्वरित गति से नीचे की ओर आएगी। जब नीचे की ओर आएगी तो W बराबर एम जी माइनस ए त्वरण हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर समान वेग से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे जा रही हो तो उसका त्वरण का मान शून्य हो जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आजकल आपसे पूछे जा रहे हैं। एक ही क्वेश्चन से 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए थे। तो थैंक यू सो मच। भार और द्रव्यमान आज यहाँ से क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो थैंक यू सो मच। आशा है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो जुड़े रहिए द डिग्निटी क्लास के साथ।